Assalamualaikum. This is Learners Academy by Bia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. पैनिक अटैक डिसऑर्डर। अब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं तो क्राइटेरिया ए हमें कहता है रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होगा। अब जो पैनिक अटैक है क्या होता है, ये एक अब्रप्ट सर्ज होती है, एकदम से इंटेंस फियर, इंटेंस डिस्कम्फर्ट जो होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है और वो विद इन मिनट्स पीक पे चला जाता है। इस तरह से लगता है कि भाई अभी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है। अजीब सा खौफ, अजीब से वो डिस्कम्फर्ट होती है जिसे कहते हैं प्योर डिस्कम्फर्ट जोन में इंसान चला जाता है। ठीक है, और इस दौरान जब पैनिक अटैक होता है, जो 13 लिस्टेड सिम्टम्स हैं इनमें से 4 जो हैं वो मस्ट होंगे। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पे, जो एकदम से एब्रप्ट सर्ज हो रही है, एकदम से इंटेंस फियर आ रहा है, इंटेंस डिस्कम्फर्ट आ रही है, ये काम स्टेट और एंग्शियस स्टेट दोनों में हो सकती है कि बंदा आराम सुकून से बैठा हुआ है और बस एकदम से अटैक आ गया, और एक एंग्शियस स्टेट है, बंदा बेचैन है तो उसमें यह आ गया। आराम सुकून से मतलब कि आप बैठे हुए हैं, आप कोई अभी बुक पढ़ी है, ये न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने उसको साइड पे रखा है, आपका मूड ठीक है, एकदम से पैनिक अटैक आ गया। लेकिन एंग्शियस स्टेट में जिस तरह से वो ड्रामा लगा था मेरे पास तो यानी उसको देखते हुए लोगों की जो हालत बनी थी, था म्यूज़िक का ही कमाल। तो कई लोगों को पैनिक अटैक उस ड्रामे के बाद आए थे। मैंने इस तरह के कुछ डॉक्टर्स के का लिखा हुआ पढ़ा था कि इमरजेंसी में हमारे पास पैनिक अटैक के आए थे पेशेंट्स, क्योंकि उन्होंने वो ड्रामा देखा था। तो उस तरह की एंग्शियस स्टेट भी हो सकती है। अच्छा, अब वो 13 लिस्टेड सिम्टम्स क्या हैं? पैल्पिटेशन है, पाउंडिंग हार्ट है, या एक्सेलरेटेड हार्ट रेट है। हार्ट रेट या तो बहुत कम होगा, हार्ट रेट या तो ज़्यादा हो जाएगा। पैल्पिटेशन, आँखों की जो पुतली होती है ये फैल जाएगी, पसीना आएगा, ट्रेमलिंग होगी, इंसान कांपेगा, शेकिंग होगी। अब सांस रुकने का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है ये फील होगा, ये स्मॉर्थिंग, और इसके साथ फीलिंग ऑफ चॉकिंग, चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट फील होगा, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, अब पेट में दर्द वगैरह से कह लें होगा, फीलिंग डिजी, अनस्टेडी, लाइट हेडेड, ऐसा लगेगा कि भाई अब मैं फेंट होने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, मेरे सर चकरा रहा है या कुछ इस तरह से। और चिल्स होंगी या हीट सेंसेशन, या तो ठंड लगने लग जाएगी या तो लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। पैरेंथेसिस, नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, एकदम से नमनेस होगी या फिर टिंगल करने लग जाएगा वो बंदा। डी रियलाइजेशन या डी पर्सनलाइजेशन। अब डी रियलाइजेशन होती है फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, कि मेरे इर्द गिर्द जो कुछ है ये रियल नहीं है। और डी पर्सनलाइजेशन की बीइंग डिटैच फ्रॉम वन सेल्फ, कि मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, या मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई है, कुछ इस तरह की वो बातें करना स्टार्ट कर देंगे। फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, या तो फिर को कंट्रोल इसको फील होगा कि भाई उसका खुद से कंट्रोल ख़त्म हो गया है, क्रेजी हो गया, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। फीलिंग ऑफ डाइंग, मरने का खौफ, कि मैं भी मर जाऊंगा, कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह के खौफ होंगे। अब नीचे एक नोट लिखा हुआ है, कल्चरल स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जिसमें टिंटनेस, नेक सॉरनेस, हेडेक, अनकंट्रोलेबल स्क्रीमिंग या क्राइंग, ये भी देखे गए हैं कुछ कल्चर्स में। लेकिन ये मेन 13 सिम्टम्स में काउंट नहीं होंगे। जो 13 सिम्टम्स अभी मैंने बताए हैं उन्हीं में से 4 मस्ट होंगे, तो क्राइटेरिया ए फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ द अटैक हैज़ बीन फॉलोड बाय 1 मंथ ऑफ वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। अब 1 महीने तक वो होगा जिसमें उसके साथ आगे 2 पॉइंट्स दिए हुए, उन दोनों में से एक या दोनों पॉइंट्स वो फुलफिल कर सकता है। परसिस्टेंट कंसर्न और वरी अबाउट एडिशनल पैनिक अटैक्स और देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ये लगातार उसको खौफ होगा, परेशानी होगी कि उसको एडिशनल पैनिक अटैक आ सकते हैं, और या फिर उनकी वजह से क्या होगा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस उनके क्या होंगे, मैं खुद पे कंट्रोल लूज़ कर दूंगा, मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूंगा, या मैं कहीं गिरूंगा, मुझे लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। पॉइंट 2 क्या है कि सिग्निफिकेंट मैल अडेप्टिव चेंज इन बिहेवियर रिलेटेड टू अटैक्स, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। ठीक है, या अवॉइडेंस ऑफ एक्सरसाइज होगी, अनफेमिलियर सिचुएशन को अवॉइड करना,
उस तरह का बिहेवियर डिज़ाइन कर लेना कि जिनमें वो टेंशन ना ले या एंग्शियस स्टेट में ना जाए या कुछ इस तरह से ना करे कि जो उसको पैनिक अटैक का सबब बने। ठीक है, क्राइटेरिया सी कहता है जो डिस्टर्बेंस है ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस या किसी और मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ये और जो डिस्टर्बेंस है ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन नहीं हो सकती। कुछ सिचुएशन होती है जैसे सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर का पिछला जो लेक्चर था उसमें था बताया था कि एग्जाइटी होती है, बंदा फियर करता है, स्वेटिंग करता है, तो पैनिक अटैक जैसी सिम्टम बन सकते हैं लेकिन वो पैनिक डिसऑर्डर नहीं होगा। अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर की तरफ आएँ तो पैनिक डिसऑर्डर रेफर्स टू रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, यानी इसका जो मेजर रेफरेंस है वो रिकरेंट पैनिक अटैक्स की तरफ है, अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स की जिसकी उम्मीद न की जा रही हो। अब पैनिक अटैक जो होता है जिससे पहले बताया एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस फियर ऑफ और इंटेंस डिस्कम्फर्ट दैट रीचेस अ पीक विद इन मिनट्स and during which time 4 or more of the list of the 13 physical and cognitive symptoms occur। 13 जो सिम्टम्स हैं उनमें से 4 या 4 से ज़्यादा जो है फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स वो लाजमी अकर होंगे। अब यहाँ पे टर्म दो यूज़ की गई हैं, एक टर्म है रिकरेंट और एक टर्म है अनएक्सपेक्टेड। अब रिकरेंट क्या होता है? रिकरेंट इसका मतलब है कि मोर देन वन अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, मोर देन वन अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद ना हो कि भाई अगर पैनिक अटैक उसको पहले भी आते रहे तो उसको ये हो कि भाई हाँ भाई मुझे पैनिक अटैक एक सिचुएशन में आता है, लेकिन एकदम से अनएक्सपेक्टेडली उसको पैनिक अटैक आए। ठीक है, सेकेंड जो टर्म यहाँ पे है वो है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये रेफर करती है पैनिक अटैक फॉर विच देयर इज़ नो ऑब्वियस क्यू और ट्रिगर एट द टाइम ऑफ occurrence, that is the attack appears to occur from out of the blue, such as when individual is relaxing and emerging from sleep। सिंपल वर्ड्स में अनएक्सपेक्टेड कि जिसकी उम्मीद ना हो, अचानक से कहीं से ये आ गया उसको अटैक, उम्मीद नहीं थी और यानी वो सो के उठा है या रिलैक्सिंग हालत में है, कोई एंशियस भी नहीं है, किसी किस्म की परेशानी भी नहीं, लेकिन अटैक फिर भी है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड अटैक ये होता है कि ऑब्वियस क्यू होगा, ऑब्वियस ट्रिगर होगा। अनएक्सपेक्टेड का कोई क्यू कोई ट्रिगर कुछ भी नहीं है, बस अटैक आ गया है उसको, पैनिक अटैक। ठीक है, दूसरा अटैक कोई नहीं समझ ले। अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन है कि पैनिक अटैक्स एक्सपेक्टेड है अनएक्सपेक्टेड है, ये क्लिनिशियन ने करनी है, जो कि उसकी जो जजमेंट है वो केयरफुल क्वेश्चनिंग के ऊपर, उनकी कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस करती है कि भाई वो किस तरह से कर रहा है। कल्चरल इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं, उनको भी देखना होता है एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड के लिहाज से। अब एक कल्चर में कहा जाता है कि भाई जो एक्सपेक्टेड पैनिक अटैक है वो इस सिचुएशन में है, जबकि दूसरे कल्चर में उसको अनएक्सपेक्टेड में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी क्लिनिशियन को मद्देनज़र रखना है कि आया वो जो इस वक्त उसको डायग्नोसिस दे रहा है एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक का रिकरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो सही दे रहा है उसके कल्चर के अकॉर्डिंग या अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। अगर दोनों एक ही साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट एक ही कल्चर से बिलोंग करते तो फिर तो मसला नहीं है इतना खास, लेकिन अगर वो डिफरेंट कल्चर से हैं तो तब भी मसला है। अब जो फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी है पैनिक अटैक की वो वेरी करती है वाइडली। इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, मॉडरेटली फ्रीक्वेंट अटैक्स 1 per week for month at a times और शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ मोर फ्रीक्वेंट अटैक्स डेली, जिस तरह से उसको मोर फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। ये सेपरेटेड बाय वीक्स और मंथ विदाउट एनी अटैक और विद लेस फ्रीक्वेंट अटैक, यानी वो कुछ फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, मॉडरेटली फ्रीक्वेंट अटैक आ रहे हैं, एक हर हफ्ते में आ रहा है, फिर ब्रस्ट उसके थोड़े थोड़े ब्रस्ट आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट अटैक्स आ रहे हैं डेली, फिर वो लेस फ्रीक्वेंट अटैक्स हैं 2-1 महीने में आ रहे हैं या ईयर्स के ऊपर आ रहे हैं। अब जो % है वो इनफ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स हैं। ठीक है, ये रिजेंबल करता है पर्सन विद मोर फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक इन टर्म ऑफ पैनिक अटैक सिम्टम्स, डेमोग्राफिक characteristics or comorbidity with other disorders।
फैमिली हिस्ट्री, बायोलॉजिकल डेटा। अब ये जो आप लोग जब केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें डेमोग्राफिक हिस्ट्री को हर एक चीज़ नोट की जाती है। अब यहाँ पे जो इनफ्रीक्वेंट पैनिक अटैक हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं मोर फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स हर टर्म में, ठीक है। अब इन टर्म ऑफ सिविरिटी, जो इंडिविजुअल जिसे पैनिक अटैक है उसके पास दोनों सिम्टम्स हैं, 4 और मोर, और लिमिटेड सिम्टम्स, फ्यूअर देन 4, और नंबर और टाइप ऑफ पैनिक अटैक सिम्टम्स डिफर फ्रॉम पैनिक अटैक्स टू द नेक्स्ट। अब वो पैनिक अटैक सिम्टम्स जो है फ्रिक्वेंटली डिफर करते हैं एक पैनिक अटैक दूसरे पैनिक अटैक से। अब 13 सिम्टम्स है, 13 में से कोई भी आ सकता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो बताया गया उनमें से भी कोई आ सकता है। कभी सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं, कभी के सिम्टम्स कम भी हो सकते हैं। अब जो वरीज है पैनिक अटैक के को लेके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लेके, ये फिजिकल कंसर्न्स की तरफ प्रिटेंड करती हैं। जिस तरह पैनिक अटैक की वरी जो वो रिफ्लेक्ट करती है प्रेजेंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, यानी उसको कार्डियक डिजीज़ है, सीजर डिसऑर्डर, कुछ भी सोशल कंसर्न जैसे एम्बैरेसमेंट के उसको कोई जज करेगा, और जब उसके पैनिक सिम्टम्स विजिबल होंगे और उसकी मेंटल फंक्शनिंग के ऊपर जब वो क्रेजी हो जाएगा, वो खुद पे कंट्रोल छोड़ देगा, तो तब उसके बारे में जजमेंट की जाएगी, ठीक है। अब जो मैल अडेप्टिव चेंजेस होंगी बिहेवियर में वो रिप्रेजेंट करेंगी कि वो अटैम्प्ट को कि जो मिनिमाइज कर सकें, अवॉइड कर सकें उन पैनिक अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है। फिजिकल एक्सर्शन या रीऑर्गेनाइजिंग डेली लाइफ टू इंश्योर टू हेल्प इन अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ अ पैनिक अटैक, ठीक है। अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, इस तरह की सिचुएशन, अगोराफोबिया टाइप सिचुएशन से दूर रहना, घर से दूर जाने से ज़रा उनको कबाहत होना, या पब्लिक में जाने से उनको होना कि भाई मैं ना जाऊँ कि मे बी मुझे फिर अटैक आ जाए। अब एसोसिएटेड फीचर सपोर्टिंग डायग्नोसिस, एक टाइप है अनएक्सपेक्टेड अटैक की, इट्स इज़ एन नॉक्टर्नल पैनिक अटैक, ठीक है। वेकिंग फ्रॉम स्लीप इन स्टेट ऑफ पैनिक, वो पैनिक की फॉर्म में सोया वो उठा है, ठीक है। अब यूएस में जो टाइप ऑफ पैनिक अटैक है जो कि एस्टिमेट की गई, एटलीस्ट वन टाइम इज रफली 1/4 to 1/3 of individual with panic disorder of whom the majority also have daytime panic attack। अब जो nocturnal panic attacks हैं ये ज़्यादा उसमें मेजर किए गए, लेकिन फिर भी जो डे टाइम पैनिक अटैक्स हैं वो भी हैं। इन एडिशन टू वरी अबाउट पैनिक अटैक एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कई इंडिविजुअल्स जो हैं पैनिक अटैक रिपोर्ट करते हैं कॉन्स्टेंट और इंटरमिटेंट फीलिंग ऑफ एग्जाइटी के साथ के, कॉन्स्टेंटली और इंटरमिटेंट फीलिंग्स हैं कि भाई, और मोर ब्रॉडली उनकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ से कंसर्न होता है कि उनको एग्जाइटी फील होती है कि भाई अभी कुछ हो जाना है या कुछ बुरा होने वाला है। जिस तरह से इंडिविजुअल जिसे पैनिक अटैक होगा वो कैटास्ट्रॉफिक आउटकम्स विद द माइल्ड फिजिकल सिम्टम्स ऑफ मेडिकेशन ऑफ साइड इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग दैट द मे हैव डिजीज हार्ट डिजीज और दैट हेडेक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। उनको लगेगा अगर ज़रा सा इधर कुछ हुआ है ना, मुझे दिल की बीमारी है, कोई दिल का दौरा पड़ने वाला है, या फिर सर में दर्द हो रहा है, तो उनको लगेगा कि भाई मुझे तो ट्यूमर है, ठीक है। अपनी डाइट प्लान को वो लोग चेंज कर देंगे ताकि कंट्रोल किया जा सके डाइट के थ्रू पैनिक अटैक्स। और प्रेवलेंस, अगर जनरल पॉपुलेशन में इसकी प्रेवलेंस से देखी जाए तो 12 मंथ प्रेवलेंस एस्टिमेट फॉर पैनिक डिसऑर्डर अक्रॉस यूएस एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज इज 2 to 3%। adults and adolescents में in US significantly low rate of panic attacks reported among Latinx, African Americans, Caribbean, Black, Asian Americans in compared with non-Latinx, whites, American Indians by contrast have significant higher rates। अब लो एस्टिमेट्स जो हैं वो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में रिपोर्ट किए गए हैं जो कि 0.1 से 0.8% तक जाते हैं। अब फीमेल जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, जो रेट है अप्रॉक्सीमेटली 2:1 है। और जो पैनिक अटैक है वो बच्चों में भी होते हैं और ओवरऑल इनकी प्रेवलेंस जो है बिफोर एज ऑफ 14 ईयर्स वो लेस देन 0.4% है। अब पैनिक अटैक डिसऑर्डर एक तरह से ग्रेजुअल इंक्रीज शो करता है ड्यूरिंग अडल्टहुड। अब जो प्रेवलेंस रेट है डिक्लाइन इन ओल्ड इंडिविजुअल, अब प्रेवलेंस रेट जो ओल्ड इंडिविजुअल हैं उनमें डिक्लाइन हो रहा है 0.7% इन अडल्ट
ओवर द एज ऑफ 64। ठीक है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की बात करें, जो मीडियन एज है एट ऑनसेट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर जो यूएस में है वो 20 to 24 ईयर्स है। जो स्मॉल नंबर ऑफ केसेस हैं वो चाइल्डहुड में बिगेन होते हैं और ऑनसेट आफ्टर एज ऑफ 45 जो है वो अनयूजुअल है, लेकिन वो हो सकता है। अब कहा जाता है भाई चाइल्डहुड में बहुत कम, और 45 की एज के बाद तो है ही अनयूजुअल। जो यूजुअल कोर्स है डिसऑर्डर का वो अनट्रीटेड है, अगर अनट्रीटेड रहता है, क्रोनिक बट वैक्सिंग एंड वेनिंग। ठीक है। और सम इंडिविजुअल्स मे हैव एपिसोडिक आउटबर्स्ट विद द ईयर ऑफ रिमिशन इन बिटवीन। अब पार्शियल रिमिशन और जो परमानेंट रिमिशन है ये पिछले डिसऑर्डर्स के में क्लियर कर चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। पार्शियल रिमिशन कि जब एक डिसऑर्डर जो होता है, एक डिजीज़ जो होता है, उसके सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, पूरा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता। और फुल रिमिशन जो होती है उसका होता है कि भाई वो मुकम्मल सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपीयर हो चुके हैं। कुछ लोगों में होता है कि उनको ईयरली रिमिशन होती है, कि एक साल में कुछ अरसा उनको ये पैनिक अटैक्स हैं, उसके बाद काफ़ी सालों तक गायब, फिर उसके बाद वो आगे एपिसोडिक भी हो सकती है। अब सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें रिमिशन होती है विदाउट सब्सिक्वेंट रिलैप्स विद इन अ फ्यू ईयर। ठीक है। सब्सिक्वेंट रिलैप्स के बगैर, रिलैप्स उनको उन फ्यू ईयर्स में नहीं होता। जो कोर्स ऑफ पैनिक अटैक जो है वो टिपिकली कॉम्प्लिकेटेड है बाय रेंज ऑफ अदर डिसऑर्डर्स, इन पर्टिकुलरली अदर एग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ठीक है। अब ये कोमॉर्बिडिटी के पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो पैनिक डिसऑर्डर है वो रेयर होते हैं चाइल्डहुड में, क्योंकि फर्स्ट अक्रेंस होती है फियरफुल स्पेल की। ठीक है। वो रेट्रोस्पेक्टिवली बैक टू चाइल्डहुड। अब एडल्ट में जो पैनिक अटैक डिसऑर्डर है इन एडोलेसेंस, ठीक है, टेंड्स टू हैव क्रॉनिक कोर्स एंड फ्रीक्वेंट कोमॉर्बिड विद अदर एग्जाइटी डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है। इसकी कोमॉर्बिडिटी बाकी डिसऑर्डर्स से तो ज़्यादा भी है। हाउएवर जो एडोलेसेंस होते हैं वो ज़्यादा कम परेशान होते हैं एडिशनल पैनिक अटैक्स को लेकर एज़ कम्पेयर टू यंग अडल्ट। ठीक है। जो लोअर प्रेवलेंस है पैनिक डिसऑर्डर की सॉरी, ये इन ओल्डर अडल्ट अपीयर टू बी attributable to age-related damping of the autonomic nervous system response. अब रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरफ आते हैं। टेम्परामेंटल फैक्टर्स है नेगेटिव अफेक्टिविटी यानी न्यूरोटिसिज्म नेगेटिव, और इसके साथ जो नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस करना, एग्जाइटी सेंसिटिविटी, डिस्पोजिशन टू बिलीव द सिम्टम ऑफ द एग्जाइटी आर हार्मफुल, और जो है वो एक रिस्क फैक्टर है एज अ ऑनसेट ऑफ पैनिक अटैक्स एंड सेपरेटली वरी अबाउट पैनिक ऑल्दो देयर रिस्क स्टेटस ऑफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैनिक अटैक डिसऑर्डर इज अननोन। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फियरफुल स्पेल, अगर बचपन में फियरफुल स्पेल होते रहे हैं वो भी एक तरह से उसका रिस्क है। और सेपरेशन एग्जाइटी चाइल्डहुड में, अब सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर सबसे पहले इसका डिसऑर्डर हमने पढ़ा था। स्पेशली व्हेन स्वेयर may proceed to the later development of panic disorder, it is not a consistent risk factor. consistent risk factor नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही स्वेयर किस्म की सेपरेशन एग्जाइटी हुई है तो उसकी वजह से ये हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ है। रिपोर्ट्स फॉर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ सेक्शुअल एंड फिजिकल एब्यूज़, अब जिन्हें बच्चों को एब्यूज़ भी होता है, चाहे बचपन में हुआ है, ज़िंदगी किसी पॉइंट पे हुआ है, वो लोग ये ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं पैनिक अटैक्स। इस तरह के कई केसेस भी हैं कि उनके बच्चों के साथ इस तरह की हरकत बचपन में हुई है, लेकिन बचपन में तो उस तरह से वो बता नहीं सकी या कुछ, तो वो लेटर एज में उनको वो चीज़ उनके अफेक्ट करती रही है साइकोलॉजिकली। ठीक है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, फिजिकल वेलबीइंग उनकी जब ख़राब होगी, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, तब भी वो
करेंगे। अब जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल, अब ये बिलीव किया जाता है मल्टीपल जीन्स जो होते हैं वो कन्फर्म करते हैं वल्नरेबिलिटी टू पैनिक अटैक्स। हाउएवर जो एग्जैक्ट जीन, जो जीन प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट्स या फंक्शन जो रिलेटेड है जेनेटिक डायग्नोसिस इम्प्लीकेटेड रिमेन अननोन। ठीक है, अब जो करंट न्यूरल सिस्टम मॉडल है पैनिक डिसऑर्डर का एम्फसाइज करता है कि एमिगडाला और रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मच एज इन अदर एंजाइटी डिसऑर्डर के उनका रोल होता है। अब इंक्रीज रिस्क ऑफ पैनिक डिसऑर्डर अमंग ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंट्स विद एंजाइटी, जिन पेरेंट्स को एंजाइटी होगी उनके बच्चों में पैनिक डिसऑर्डर का रिस्क इंक्रीज होगा, डिप्रेसिव का, बाइपोलर का भी। अब रिस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस जैसे एस्थमा है ये भी एसोसिएटेड है पैनिक डिसऑर्डर से इन टर्म ऑफ पास्ट हिस्ट्री, कोमॉर्बिडिटी और फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए। अब कल्चरल रिलेटेड डायग्नोसिस की तरफ आए, जो रेट ऑफ फियर अबाउट मेंटल और सोमैटिक सिम्टम्स है ऑफ एंजाइटी appears to vary across culture and may influence the rate of panic attacks and panic disorder. Also, cultural expectations may influence the classification of panic disorders as expected or unexpected. ठीक है, सिंपल वर्डिंग में अगर इसको बताऊं तो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड का, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ जो उनके पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि किसी कल्चर में एक्सपेक्टेड में काउंट होंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड में काउंट होंगे। कल्चर डिफरेंसेस यहाँ पे मस्ट जो है वो देखे जाते हैं। अब एक कल्चर में कुछ चीज़ों को फियर की अलामत समझा जाता है या वो फियरफुल हो सकता है, कुछ कल्चर्स में उनको नहीं समझा जाता। अगर उनसे वो खौफ खा रहा है तो उसको अनयूजुअल चीज़ समझा जाएगा। तो कल्चरल पॉइंट्स पे इन चीज़ों को मेजर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल्चर टू कल्चर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक कल्चर सेम है, यानी पाकिस्तान इंडिया का कल्चर बहुत काफ़ी ज़्यादा सेम है, लेकिन बहुत सी बातें यहाँ पर भी अलग हैं। अब पाकिस्तान, ये साउथ एशियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा सेम है, लेकिन जहाँ से हम यूरोपियन कंट्रीज़ का जो कल्चर है ना वो बिल्कुल ही अलग है। इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक, ये डिफरेंस जो है ये हमेशा याद रखना है क्योंकि इसकी बुनियाद पे बहुत से डिफरेंसेस हैं। अब जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के डू नॉट अपीयर टू डिफर बिटवीन मेल्स and females. There is some evidence of sexual dimorphism with an association between panic disorder and commit gene in only in females. ठीक है, अब जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो पैनिक डिसऑर्डर्स के वो डिफ़र नहीं करते मेल और फीमेल्स के दरमियान, लेकिन कुछ एविडेंस जो है वो सेक्सुअल डिस्मॉर्फिज्म की जो कि एसोसिएशन करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की, और एक जीन है उसको जो सिर्फ फीमेल्स में पाया जाता है उसके ऊपर ये डिफरेंस करते हैं। डायग्नोस्टिक मार्कर्स की तरफ आए, एजेंट्स विद डेस्परेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिस तरह से सोडियम लैक्टेट हो गया, कैफीन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और जितने भी एजेंट्स हैं इस तरह की जो एक तरह से नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ही स्लो डाउन करते हैं या एकदम से एक्टिव कर दें, तो उनसे भी पैनिक अटैक का जो है वो हो सकता है। ठीक है, जब ज़्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर ले तो उसकी हालत भी वैसी हो सकती है। ठीक, और अगर किसी ने कैफ़ीन ज़्यादा ले ली है या कुछ इस तरह का कुछ ने सब्सटेंस ले लिया है तो यहाँ पे लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स का काम आएगा कि वो बताएं कि ये किस वजह से रिस्पायरेटरी इरेगुलरिटी हो रही है, क्या हो रहा है, या उसकी ब्लड में कुछ इस तरह की चीज़ है। सुसाइडल रिस्क की तरफ आए तो पैनिक अटैक्स और एंड डायग्नोसिस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर in past 12 months are related to the higher rate of suicidal attempts, suicidal ideation, सुसाइडल रिस्क, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ अगर है तो जो सुसाइडल रिस्क फैक्टर है उसको लाजमी अकाउंट में लेना है और ये इंक्रीज़ कर रहा है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज जो पैनिक अटैक डिसऑर्डर के हैं, पैनिक डिसऑर्डर जो एसोसिएटेड है हाई लेवल ऑफ सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी की तरफ। अब कंसिडरेबल इकोनॉमिक कॉस्ट और हाई नंबर ऑफ मेडिकल विजिट्स जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की वजह से हैं, ऑल्दो द इफेक्ट्स आर स्ट्रॉन्गर विद द presence of agoraphobia. ठीक है, individuals with panic disorder may be
frequently absent from work or school for doctor and emergency room visits. अब एक इंडिविजुअल है, वो फ्रिक्वेंटली डॉक्टर को विजिट कर रहा है, इमरजेंसी रूम्स को भी विजिट कर रहा है, उसको पैनिक अटैक स्कूल में आ रहे हैं या काम जहाँ पे करता है वहाँ पे उसको आ रहे हैं, तो उस वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिस्टर्ब होगा, बार बार कोई डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर की फ़ी अलग, आने जाने का खर्चा अलग, मेडिसिन अलग, तो वो चीज़ फिर इंसान के ऊपर असरअंदाज होती है, ऑक्यूपेशनल सोशल हर एक चीज़ को वो। और अगर जब वो अवॉइडेंस शो करेगा इस तरह की सिचुएशन से जहाँ पे उसको पैनिक अटैक हो रहा है, वो उस तरफ ना जाए, तो तब जो है वो उसके जो अवॉइडेंस है उसको और ही होम बाउंड कर देगी या उसकी वजह से और ही वो तंग भी हो जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए तो और स्पेसिफाइड एग्जाइटी डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड एग्जाइटी डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर शुड नॉट बी डायग्नोज्ड इफ फुली सिम्टम्स अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक हैव नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड। अगर फुल सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किए गए हैं तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। इन केस अगर लिमिटेड सिम्टम्स हैं तो अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक जो है या स्पेसिफाइड एग्जाइटी डिसऑर्डर या अदर अनस्पेसिफाइड एग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज कर देंगे। अब एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अब अनदर मेडिकल कंडीशन है मतलब कि उसके एग्जाइटी के सिम्टम्स सारे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक मेडिकल कंडीशन उसकी है, उसकी वजह से वो मेडिकल कंडीशन वो सिम्टम्स कॉज कर रही है, जैसा हाइपरथायरॉयडिज्म है, वेस्टिबुलर डिसफंक्शनिंग होगी, सीजर डिसऑर्डर हो गया, कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस वगैरह होगी। तो ये चीज़ें, ये डिसऑर्डर्स मेडिकल कंडीशन प्रॉपर वो डिसऑर्डर कर रही हैं कॉज वो एग्जाइटी सिम्टम्स। अब सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस एग्जाइटी डिसऑर्डर। अब सिंपल इसमें यह होता है कि सब्सटेंस वो ली है उसकी वजह से जो है वो एग्जाइटी सिम्टम्स हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कि उसको ऑलरेडी वो पहले से था, उसने उसको कम करने के लिए। अब उसने वो सब्सटेंस लिया है, वो उस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है और तभी वो पैनिक अटैक आया है, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉल दोनों की सूरत में भी हो सकता है। अदर मेंटल डिसऑर्डर विद पैनिक अटैक आर एसोसिएटेड फीचर अदर एग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक्स जो कि एज ए सिम्टम फॉर अदर एग्जाइटी डिसऑर्डर जो वो एक्सपेक्टेड हैं, यानी सोशल सिचुएशंस उनको ट्रिगर कर रही हैं। तो फोबिक सब्जेक्ट या सिचुएशन, स्पेसिफिक फोबिया, इस तरह की कोई भी सिचुएशन उनको अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं करती तो उसको पैनिक डिसऑर्डर का नहीं नाम देंगे, क्योंकि डिटेल में बता चुकी हूँ एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड और रिकरेंट ये सारी क्या चीज़ है। जबकि पैनिक डिसऑर्डर जो, अब बाकी डिसऑर्डर्स जो हैं वो एग्जाइटी डिसऑर्डर्स वो एक डिसऑर्डर से ऑनसेट कर रहा है पैनिक डिसऑर्डर, जबकि पैनिक डिसऑर्डर जो है कैरेक्टराइज करता है रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स से। रिकरेंट है और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक हो रहा है, इससे कंसर्न करता है वो। कोमॉर्बिडिटी की तरफ आए तो पैनिक अटैक इनफ्रीक्वेंटली अकर होता है क्लिनिकल सेटिंग्स में इन द एब्सेंस ऑफ अदर साइकोपैथोलॉजी। जो प्रेवलेंस है, अब दूसरी साइकोपैथोलॉजी नहीं है तो उस वजह से उसको पैनिक अटैक इनफ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है। जो प्रेवलेंस है पैनिक अटैक डिसऑर्डर की इज elevated in individuals with other disorders, particularly the other anxiety disorder, especially agoraphobia or major depression, bipolar and possibly mild alcohol use disorder। इनके साथ इसकी कोमॉर्बिडिटी है। जबकि पैनिक डिसऑर्डर्स हैव एन अर्लियर एज एट ऑनसेट देन द कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स। कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स की निस्बत इसका अर्लियर ऑनसेट होगा और इसके साथ जब पैनिक डिसऑर्डर हो गया तो उसके साथ कोई और भी डिसऑर्डर हो सकता है। जो रिपोर्टेड लाइफ टाइम रेट्स है कोमॉर्बिडिटी बिटवीन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर की, वो ये वेरी करती है, रेंज करती है 10 to 65% के दरमियान, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर के साथ डिप्रेसिव और पैनिक की। और अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ इंडिविजुअल्स विद बोथ डिसऑर्डर, ठीक है, डिप्रेशन प्रोसीड टू ऑनसेट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। अब एक और डिप्रेशन है वो पैनिक डिसऑर्डर भी उसका साथ हो सकता है। जो सबसेट है इंडिविजुअल्स विद पैनिक डिसऑर्डर डेवलप सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जिन्हें कह लें, और वो फिर अटैम्प्ट लेते हैं किसी तरह से वो एग्जाइटी को अल्कोहलिक मेडिकेशन के थ्रू ही उसको हल कर लें, ठीक है।
अब पैनिक डिसऑर्डर जो सिग्निफिकेंटली कोमॉर्बिड है, न्यूमरस journal medical symptoms and conditions are, but not limited to dizziness, cardiac or hyperthyroidism, asthma वगैरह. Although mitral valve prolapse and thyroid disease are more common among individuals with panic disorder than in general population, the differences in prevalence are not consistent.